हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन आईक्यू के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मैं किरण शर्मा जिससे आपके लिए हमेशा मिलने आती हूँ। आज आपके लिए लाई हूँ इकोनॉमिक्स सर्वे 2024-25। कैसे हैं आप सब? क्या हालचाल? बढ़िया। चलिए, आप सब स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। और हम बात कर रहे हैं आर्थिक समीक्षा 2024-25 की, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। और आज की क्लास में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 की। तो जो हमारा आर्थिक समीक्षा का अध्याय 2 है वो क्या है? तो हम अध्याय 2 की जब बात करते हैं तो यहाँ पर अध्याय 2 में हम बुनियादी मूलभूत सुविधाओं के बारे में बात करेंगे। यानी हमने जो टॉपिक है, हमारा चैप्टर का नाम है वो है बुनियादी संरचनाओं से मूलभूत सुविधाओं का उन्नयन। तो बुनियादी, देखिए चैप्टर से ही आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। बुनियादी संरचनाओं से मूलभूत सुविधाओं का उन्नयन हम पूरे चैप्टर में से वो चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर बहुत लेंथी है। तो इसमें जैसे मैंने बोला था कि 2030 तक 28-29 तक भारत राजस्थान की इकोनॉमी को 350 बिलियन यूएस डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का जो हम लक्ष्य बना रहे हैं, उसके लिए लगातार सरकार जो है प्रयास कर रही है। और देखिए, किसी भी देश के या किसी भी राज्य के द्वारा आर्थिक विकास तब तक संभव नहीं है जब तक वहाँ पर बुनियादी ढांचा क्षेत्र अच्छा नहीं हो। बुनियादी ढांचा क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर बुनियादी ढांचे में कई सारी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। और क्या क्या चीज़ है वो तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे ऊर्जा, तो हम ऊर्जा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था की ओर राजस्थान अग्रणी हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि हमारी जो ऊर्जा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था है वो लगातार अच्छी डेवलप हो रही है। फिर क्या चाहिए हमें? फिर चाहिए हमें कनेक्टिविटी, यानी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर परिवहन की। तो परिवहन पर हमें ध्यान देना है। तो परिवहन के लिए हमें सड़कें चाहिए, फिर उन सड़कों को जोड़ना है, हाईवेज है, राजमार्ग है, इन सब के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे गतिशीलता के बारे में। और जब गतिशीलता की भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है परिवहन। क्या इम्पॉर्टेंट हो जाता है? परिवहन। और परिवहन में हम एकीकृत परिवहन, आर्थिक विकास पर ध्यान देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे? कार्य करेंगे। और हम क्या करेंगे? हमें चाहिए सुरक्षित भविष्य। सुरक्षित भविष्य के लिए हम चाहिए एकीकृत जल अवसंरचना। क्या चाहिए? एकीकृत जल अवसंरचना। एकीकृत जल अवसंरचना यानी वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमें क्या देना होगा? ध्यान देना होगा। फिर हमें क्या करना होगा? निजी निवेश को बढ़ावा देना होगा। और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए हम क्या करेंगे? पीपीपी पर बल देंगे। यानी हम पीपीपी जो मॉडल है उसको हमारे द्वारा यहाँ पर अपनाया जाएगा। और क्या किया जाएगा? तो हम करेंगे जो है हरित बुनियादी ढांचे का निर्माण। हरित बुनियादी ढांचे यानी जिसमें हम पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान दे पाए। तो हम क्या देंगे? पर्यावरण संरक्षण पर भी बल देंगे। यानी हम इस प्रकार का विकास करेंगे जिससे पर्यावरण को कोई भी हानि ना हो। यानी एक सतत भविष्य, एक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उस पर हम ध्यान देने वाले हैं। तो कई सारी जो चीज़ें हैं वो इस पूरे चैप्टर में इन सारे पॉइंट्स को लेकर हम पढ़ने वाले हैं। और वहाँ पर हम उन्हीं पॉइंट्स पर ध्यान देंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीएसआई की, चाहे वीडियो की, या कोई भी एग्जाम जहाँ पर राजस्थान अर्थव्यवस्था या इकोनॉमिक सर्विस सिलेबस में है, वहाँ पर हम ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऊर्जा से। तो यहाँ हम बात कर ले हैं ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता। और यहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है? ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगर हम बात करें कि ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है, तो ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता है, ये है आपकी 24,786.43 मेगावाट। और ये जो क्षमता है, ये जो डेटा है वो कब तक का है? मार्च 2024 का है। तो आपको डेटा भी यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये कब तक का डेटा है?
तो ये जो है वो आपका जो डेटा है वो कब तक का है, तो ये है मार्च 2024 तक का डेटा। तो मार्च 2024 तक में राजस्थान की जो ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता है वो कितनी है, वो है 24,783.64 मेगावाट है। ये आपको ध्यान रखना है। और दिसंबर तक अगर पूछ लिया जाए कि भाई दिसंबर तक कितनी है, तो 26,325 है। तो 26,325 है। और देखो पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, कुछ डेटाज में तो कितनी है, तो 19 मेगावाट है। और ये जो डेटा है वो कब तक का है, ये है दिसंबर 2024 तक का डेटा है। तो दोनों डेटा आपसे पूछे जा सकते हैं, मार्च 2024 तक का भी और दिसंबर 2024 का। जैसे कि आपको पता है कि बिजली की जो अधिष्ठापित क्षमता है या जो विद्युत है उसके कई सारे स्रोत होते हैं। और वो जो स्रोत हैं जैसे परमाणु ऊर्जा से आधारित बिजली होती है, तापीय विद्युत होती है, जल विद्युत होती है, गैस आधारित विद्युत होती है। इसके अलावा जो रिन्यूएबल एनर्जी से विद्युत हमें प्राप्त होती है, चाहे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, वो सब इसमें शामिल होते हैं। और राज्य में अगर पूछा जाए आपसे कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, ठीक है, अगर राज्य में पूछ ले कि भाई राज्य में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, कि सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा है या जो विद्युत है वो हमें किससे प्राप्त होती है, तो वो हमें प्राप्त होती है थर्मल या तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा या इसे हम क्या कहते हैं, थर्मल ऊर्जा कहते हैं। और हमारे यहाँ एक ही ऊर्जा का, तापीय ऊर्जा का संयंत्र है, और वो कौन सा है, रावत भाटा है। तो अगर हम बात करें कि दिसंबर 2024 में राज्य की परियोजनाओं से स्थापित थर्मल ऊर्जा की क्षमता कितनी है, तो थर्मल ऊर्जा की अगर क्षमता पूछ ली जाए तो आपको ध्यान रखना है कि थर्मल ऊर्जा की क्षमता जो है वो कितनी है। थर्मल ऊर्जा की क्षमता अगर आपसे यहाँ पर पूछ ली जाती है तो आपको ध्यान रखना है वो है आपकी कितनी, G7 7,830 मेगावाट। और ये जो डेटा है वो कब तक का है, क्योंकि देखो इकोनॉमिक सर्वे में डेटा में आपको डेटा की डेट याद होना बहुत ज़रूरी है। और ये डेटा कब तक का है, तो ये दिसंबर 2024 तक का डेटा है। तो दिसंबर 2024 तक थर्मल ऊर्जा की क्षमता जो है राज्य की योजनाओं से, राज्य में स्थापित थर्मल क्षमता जो है वो कितनी है, तो आपकी 7,830 मेगावाट है। और केंद्रीय क्षेत्र के थर्मल पावर का भी इसमें पूरा योगदान है, ठीक है। और इसके अलावा हम रिन्यूएबल एनर्जी से भी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, चाहे पवन ऊर्जा हो, सौर ऊर्जा हो, इनके माध्यम से भी हमारे द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जा रही है। और लगातार राज्य जो है ऊर्जा उत्पादन में एक अग्रणीय राज्य के रूप में जो हो रहा है, विकसित हो रहा है। और 2020-21 से 2023-24 में हमारी जो कुल ऊर्जा उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर है वो 4% है, वो भी हमें ध्यान में रखना है। वैसे अभी तक इससे प्रश्न नहीं पूछा गया है, तो आगे भी प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं कम है। और ऊर्जा के क्षेत्र में एकीकृत क्लीन एनर्जी पॉलिसी जो है, इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी है, वो भी सरकार के द्वारा यहाँ लाई गई है। जैसे मैंने बात की ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता, तो अधिष्ठापित क्षमता में हम 3-4 चीज़ों को यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो जो ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता है, ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता, तो अधिष्ठापित क्षमता में आपसे जो पूछा जा सकता है वो तो आपको ध्यान रखना है कि अधिष्ठापित क्षमता कितनी है, तो 26,325.19 मेगावाट है। और ये कब तक है भाई, दिसंबर 2024 तक है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है, तो एक चीज़ और ध्यान रखना कि खुद की भागीदारी या राज्य की स्वयं की परियोजनाएं कितनी है। इसमें भी अगर देखा जाए तो राज्य की स्वयं की, ठीक है, कि यानी खुद की जो योजना है या भागीदारी की योजना है वो उनका जो क्षमता है वो कितनी है। तो अगर उनकी क्षमताओं की बात करें तो ये 24 यानी दिसंबर, हम बोल सकते हैं दिसंबर 2024 तक ये कितनी है, तो 7830 मेगावाट है। 7830 मेगावाट है खुद की ऊर्जा की क्षमता, और उसमें भी तापीय ऊर्जा वाली, ठीक है। तो तापीय ऊर्जा की अगर पूछ ले तो कितनी है, तो 7830 है। जल विद्युत की पूछ ले तो ये क्या है, तापीय वाली है। अगर इसी में पूछ ले भाई जल विद्युत वाली, तो जल विद्युत वाली कितनी है, तो जल विद्युत की क्षमता कितनी है, तो 1017 मेगावाट है। तो 1017 मेगावाट किसकी है, तो जल विद्युत वाली है। तो जल विद्युत भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर आपको ध्यान रखना है गैस
वाली, और गैस वाली तो मात्र 600 मेगावाट ही है, तो गैस वाली भी ध्यान रख लेना। तो गैस वाली 600 मेगावाट है गैस वाली, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और अगर कुल पूछ ले तो कुल आपको ध्यान रखना है भाई कुल कितनी है, तो 9447 मेगावाट है खुद की राज्य की स्वयं की परियोजनाओं से। फिर अगर हम बोले कि जो केंद्र की परियोजना है उससे राज्य का आवंटन कितना है, ठीक है, तो केंद्र की योजनाओं से राज्यों को आवंटन, केंद्रीय योजनाओं से आवंटन, राजनाय से आवंटन, तो यहाँ पर भी हम वही 3 कैटेगरी लेके चलेंगे। पहले अगर हम बात करें तापीय से, तो तापीय से कितनी है, तो तापीय से जो है 1916 मेगावाट है। यहाँ पर डॉट्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि ताप से कितनी है, तो डॉट वाले डेसिमल वाले याद करने के लिए। जल विद्युत से पूछ ले तो जल से आपको ध्यान रखना है कि 407 मेगावाट है, 704 मेगावाट है किससे, जल के माध्यम से। फिर अगर पूछे तो गैस की कोई योजना नहीं है, हाँ एक परमाणु वाली ऊर्जा योजना है, तो परमाणु में आपको 456 मेगावाट ध्यान रखना है, और ये परमाणु वाली है, तो परमाणु वाले से हमें 456 मेगावाट जो है प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें तो राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन या RSMML या जो निजी क्षेत्र की योजनाएं हैं उनसे भी हमें कई सारा योगदान मिल रहा है। तो निजी क्षेत्र की योजनाओं से, निजी क्षेत्र या हम राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन की योजनाओं का पूछ ले तो उसमें आपको ध्यान रखना है पवन की जो योजनाएं हैं उनसे कितनी है, तो 4414, तो 4414 मेगावाट जो है वो तो किससे है जी, पवन ऊर्जा से प्राप्त होती है, ये आपको ध्यान रखना है। बायोमास से पूछ ले तो बायोमास से ध्यान रख लेना। पहले हम वो ले लेते हैं सौर ऊर्जा, तो 9482 जो है वो सौर ऊर्जा से है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर एक आपको जो विशेष रूप से ध्यान रखनी है बायोमास आपको ध्यान रखना है, और बायोमास से जो है वो कितनी है, तो बायोमास से जो है कितनी प्राप्त होती है ऊर्जा, 124, ठीक है, तो 124 मेगावाट जो है बायोमास से हमें प्राप्त होती है। ये कौन सी है, ये निजी क्षेत्र की या राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी या RSMML की योजनाएं हैं। फिर अगर पूछ ले कि इनमें तापीय से या जल विद्युत से कितनी है, तो तापीय या जल विद्युत से है 3742 मेगावाट, और ये ताप से है और जल विद्युत से है। और अगर टोटल पूछ ले भाई कि टोटल कितना हो रहा है इनका, तो टोटल अगर पूछें तो टोटल आपको ध्यान रखना है 13,763 है, तो कितनी है 13,763 मेगावाट जो है कुल है, ये आपको ध्यान रखना है। मेरे को नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई भी प्रश्न आपसे इकोनॉमिक सर्वे में ऊर्जा वाले टॉपिक से इन डिटेल में पूछा जा सकता है। तो ये है आपसे जो पूछा जा सकता है उसके बारे में, क्लियर है। तो ऊर्जा वाला जो है वो पूरा हमने यहाँ पर बात कर ली है, यहाँ से ज़्यादा मेरे हिसाब से नहीं पूछा जाएगा आपको एग्जाम में। एक आता है प्रसारण तंत्र प्रणाली, तो प्रसारण तंत्र प्रणाली जो है उसकी अगर हम बात करें कि प्रसारण तंत्र प्रणाली राजस्थान में कैसी है, कितनी है, क्या है, तो उसमें हम देखेंगे कि हमारा मार्च 2017 में कुल जो प्रसारण नेटवर्क था वो कितना था, मात्र 26,000 सर्किट किलोमीटर था, जबकि अभी हम PPP की भागीदारी को सम्मिलित करते हुए देखें तो 44,688 सर्किट किलो वर्ग मीटर हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। कब तक हो गया है, दिसंबर 2024 तक। तो आपको नेटवर्क में की ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है भैया 44,000, ठीक है, तो 44,668 सर्किट किलोमीटर आपको ध्यान रखना है। और ये भी कब तक ध्यान रखना है, तो भाई ये ध्यान रखना है आपको दिसंबर 2024 तक, ये आपको ध्यान रखना है। तो दिसंबर 2024 तक का डेटा हम बात कर रहे हैं, और इसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है, और जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, तो भाई वृद्धि जो है वो यहाँ पर हुई है लगभग आपकी कितनी 23%, तो 23% की वृद्धि हुई है। तो इसमें 23.72% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अगर डेटा पूछ ले तो, अदरवाइज देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता से आपको पूछा जा सकता है, वो इंपॉर्टेंट है, वहाँ आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में कुल ऊर्जा उपलब्धता कितनी है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि राज्य में कुल ऊर्जा उपलब्धता, राज्य में कुल ऊर्जा उपलब्धता कितनी है। अगर ऊर्जा की उपलब्धता की बात करें राजस्थान में, वो आपको पता होनी चाहिए, और राजस्थान में कुल ऊर्जा की उपलब्धता जो है वो कितनी है, तो वो 10,928
करोड़ यूनिट है। तो कितनी है? 10,948 यूनिट है। और ये कब तक का हमारे पास डेटा है? ये जो डेटा है वो 2000 कब तक का है? 23-24 का है। तो 23-24 में ये डेटा आपको ध्यान रखना है। और इसमें भी आपके क्या हुई है? वृद्धि हुई है। और कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो वही अगेन कि 27% की यहाँ भी क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें भी 27.87% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ये आपको ध्यान रखना है। तो 20-21 में से जो है 23-24 में ये बढ़कर कितनी हो गई है? तो पहले 8,516 थी, अब 10,948 करोड़ यूनिट्स हो चुकी है। क्योंकि यूनिट है तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें कि हमारे ऊर्जा उपभोक्ताओं की संख्या कितना है राजस्थान में। तो कुल ऊर्जा उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है? तो ऊर्जा उपभोक्ताओं की संख्या अगर आपसे पूछ ले, वैसे तो देखो इतना डिटेल में नहीं पूछा जाना चाहिए, बट वी नेवर नो, पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है कि कितनी है संख्या। तो वो है आपकी 190.61 लाख। कितनी है? 190.61 लाख है। ये हम बात कर रहे हैं कब की? तो मार्च 2024 के डेटा की। तो मार्च 2024 तक जो उपभोक्ता संख्या है वो कितनी है? 190.61 लाख है। और इसमें कितनी वृद्धि हुई है? तो हम बात करेंगे यहाँ पर वृद्धि की। तो इसमें वृद्धि हुई है 2.94% की। दिसंबर 2024 तक ये कितनी हो गई है? तो दिसंबर भी पूछ ले तो दिसंबर भी भैया ध्यान रख लेना, ये कितनी हो गई है? 190 से 192 हो गई है। तो 196 हो गई है, 196 लाख हो गई है। ये कब तक है? तो ये दिसंबर 2024 तक है। और इसमें क्या हुई है भाई? वृद्धि हुई है। और वृद्धि कितनी हुई है? जैसे मैंने बताया कि भाई वृद्धि हुई है 2.94% की यहाँ पर वृद्धि हुई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर पूछ ले भाई उपभोक्ताओं में सबसे ज़्यादा उपभोक्ता किस कैटेगरी के हैं, तो यहाँ ध्यान रख लेना कि सबसे ज़्यादा जो आपूर्ति होती है, जो मैक्सिमम आपूर्ति होती है, मैक्सिमम आपूर्ति होती है वो घरेलू श्रेणी में होती है। किस श्रेणी में होती है? घरेलू। और आपको पता है सबसे ज़्यादा बिजली का कंजप्शन घरेलू श्रेणी में ही होता है। तो सबसे ज़्यादा कंजप्शन कितना होता है या उपभोक्ताओं का जो प्रतिशत है वो कितना है? तो घरेलू श्रेणी में मैक्सिमम है और वो 78% है। उसके अलावा फिर हम बात करें तो फिर औद्योगिक कैटेगरी में है। और औद्योगिक क्षेत्र में कितनी है? तो लगभग 10% है। औद्योगिक क्षेत्र में कितनी है? तो लगभग 10% है। यही आपको ध्यान रखना है। और कृषि क्षेत्र में जो है वो लगभग 8% है। या अघरेलू आपूर्ति पूछ लेना, अघरेलू आपूर्ति आपसे पूछे तो अघरेलू आपूर्ति की यदि हम बात करें तो वो कितनी है? वो है 8%। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर अगर आपसे पूछ ले भाई कि कृषि क्षेत्र में, तो कृषि क्षेत्र में 10% है। सॉरी, ये औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, ये कृषि क्षेत्र है। तो कृषि क्षेत्र में कितनी है? 10% है। औद्योगिक क्षेत्र में तो मात्र और मात्र 1% है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात कर लेते हैं ग्रामीण विद्युतीकरण की। ग्रामीण विद्युतीकरण में कितने जो गांव है वो जुड़े हुए हैं विद्युत से। तो यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ग्रामीण विद्युतीकरण भी आपको ध्यान रखना है। ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण और कितने जो गांव हैं वो विद्युत से जुड़े हुए हैं राजस्थान के। तो आपको ध्यान रखना है कि भैया 43,965 जो गांव हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? विद्युत से जुड़े हुए हैं। तो ग्रामीण से जुड़े हुए हैं। यानी हम क्या कह सकते हैं कि भाई अभी भी 100% गांव जो है वो विद्युत से नहीं जुड़े हुए हैं। ये भी अभी 96%, 99% ही है। तो अभी हमें और जो गांव है वो भी हमें किससे जोड़ने हैं? विद्युत से जोड़ने हैं। और ये डेटा कब तक का है? अगर हम ढाणियों की बात करें कि कितनी ढाणियाँ जुड़ी हुई है, तो आप ढाणियों में बात करें तो 1.4 लाख, कितनी? 1.14 लाख ढाणियाँ जो है वो किससे जुड़ी हुई है? विद्युत से जुड़ी हुई है। अगर पूछे कि कितने ग्रामीण परिवार जुड़े हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि 108.09 लाख ग्रामीण परिवार जो है किससे जुड़े हुए हैं?
तो विद्युत से जुड़े हुए हैं। तो परिवार पूछ ले तो भी आपके पास डेटा है, ढाणियाँ पूछ ले तो भी, गांव पूछ ले तो भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि ये डेटा कब तक का है, तो ये भैया दिसंबर 2024 तक का डेटा है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि अभी भी हमने 100% का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है, यानी 100% विद्युतीकरण अभी भी राजस्थान में नहीं हुआ है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा कितने कृषि कनेक्शन दिए, तो अगर इससे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लगभग 72,000 जो है कृषि कनेक्शन जो है वर्ष 24-25 में दिए गए हैं, लेकिन वो आपसे आई थिंक पूछा नहीं जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ एक महत्वपूर्ण योजना, और महत्वपूर्ण योजना है कुसुम योजना। कुसुम योजना, कुसुम योजना, कुसुम किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। ये तो देखो इसका पूरा नाम है कुसुम योजना का, ठीक है। तो कुसुम योजना जो है वो भारत सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए या राज्य में किसानों की मदद के लिए ऑफ ग्रिड सोलर पंप या जो सोलर प्लांट है वो लगाने के लिए ये जो आपको शुरू किए गए हैं, ठीक है। तो कुसुम योजना आपको ध्यान रखनी है। इसका संबंध किससे है? सौर ऊर्जा से है। पहला तो ये ध्यान रखना कि किससे संबंधित है? सौर ऊर्जा से संबंधित है। किया क्या जाता है, तो इसमें एक तो ऑफ ग्रिड तो सोलर पंप से, और ग्रिड से जुड़े हुए को सोलर प्लांट लगाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, A, B, C, ठीक है। तो इसके क्या है? 3 कंपोनेंट हैं, 3 कंपोनेंट है इसके। कंपोनेंट है, एक है कंपोनेंट ए। तो ए कंपोनेंट क्या है, वो क्या करता है, तो जो ए कंपोनेंट है उसके तहत जो है राजस्थान में अक्षय ऊर्जा निगम जो है वो 33 किलोमीटर के सब स्टेशन 5 किलोमीटर की परिधि में खोलता है। जो किसानों की अनुपयोगी या बंजर भूमि है वहाँ पर क्या लगाए जाते हैं? सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाते हैं। तो इसमें किसानों की जो बंजर और अनुपयोगी भूमि है, किसानों की बंजर व अनुपयोगी भूमि पर पिछले 5 इकोनॉमिक सर्वे से आ रहा है, भूमि पर क्या लगाए जाते हैं? सोलर प्लांट लगाए जाते हैं। और इनकी कैपेसिटी भी आपको ध्यान रखना है, 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए ये चलाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके लिए जो है आवेदन वगैरह होते हैं, और इसके लिए जो है आवेदन के बाद आपको जो है ये मिल जाता है, फिर आप अपना विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र वहाँ पर स्थापित कर सकते हो, ठीक है। तो ये कंपोनेंट ए है। और राजस्थान में इसके लिए काम कौन कर रहा है? इसके लिए राजस्थान में राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन, राजस्थान राज्य अक्षय ऊर्जा निगम इसके लिए काम करता है। तो जो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम है वो यहाँ पर क्या है? सौर कुसुम योजना के लिए नोडल एजेंसी है, और इसके माध्यम से जो भी बिजली बनती है वो डिस्कॉम को दे दी जाती है, डिस्कॉम फिर इसे आगे दे देता है। ये आपको ध्यान रखना है। कंपोनेंट बी यहाँ पर नहीं है, कंपोनेंट सी आपको ध्यान रखना है, वो है फीडर लेवल सोलराइजेशन। तो कंपोनेंट सी जो है वो क्या है? फीडर लेवल सोलराइजेशन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, फीडर लेवल सोलराइजेशन है। इसमें क्या किया जाता है? जो नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है वो क्या करता है? इस घटक के माध्यम से जो है दिशा निर्देश जारी करके ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता को अलग अलग कृषि फीडरों से जोड़ता है। तो बेसिकली ये क्या है? फीडर लेवल पे सोलराइजेशन के लिए लगाए जाते हैं, यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ पर सोलर प्लांट नहीं है, डीजल वाले वो नहीं है, वहाँ पंप सेटों के माध्यम से सौर ऊर्जा का लक्ष्य तैयार किया जाता है। तो इसमें जो है सोलर पंप सेट, डीजल पंप सेट के स्थान पर लगाए जाते हैं।
लगाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या किया जाता है, सब स्टेशंस बनाए जाते हैं और फिर सेलराइजेशन का कार्य किया जाता है, जिससे क्या है कि ऑफ ग्रिड वाले जो चीज़ें होती हैं उनको जोड़ा जा सके। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण योजना है ऊर्जा क्षेत्र की, वो मैंने पहले भी अभी करंट अफेयर की क्लासेस में भी 2-3 बार पढ़ा चुकी हूँ, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इससे एक बार प्रश्न जरूर पूछा जाएगा क्योंकि बहुत चर्चा में है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। और अभी ये करंट में भी बहुत बार आ गई है और इकोनॉमिक सर्वे में भी है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। कुसुम हो सकता है पुरानी हो गई, नहीं पूछा जाए, लेकिन ये पूछी जाएगी। और ये जो योजना है वो कब से शुरू हुई है, तो इसको ध्यान रखना, डेट इकोनॉमिक सर्वे में लिखी है तो पूछी जा सकती है 13 फरवरी 2025। इसमें किया क्या जाएगा, जो आवासीय छत है उन पर क्या लगाए जाएंगे, सोलर पंप्स लगाए जाएंगे। 1 करोड़ सोलर पैनल लगाकर हर महीने 300 यूनिट बिजली इसके तहत फ्री दी जाएगी। तो जो आवासीय है छतों पर सोलर संयंत्र लगाकर 300 यूनिट बिजली, ये 300 बिल्कुल ध्यान रखना, कई बार 200 लिख देते हैं हम, ऑप्शन को जल्दीबाजी में पढ़ते नहीं हैं। बिजली प्रति माह मुफ्त देने के लिए मुफ्त प्रदान की जाएगी। और इसके लिए जो लक्ष्य बनाया गया है वो 1 करोड़ घरों को बनाया गया है। भाई 1 करोड़ घरों पर हम क्या करेंगे, सोलर प्लांट्स लगाएंगे। सोलर प्लांट लगा के जो बिजली बनेगी उसको मुफ्त देंगे, कितनी, हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। 13 फरवरी 2025 से इसे शुरू किया गया था और इसके माध्यम से अधिकतम हम बात करें तो अधिकतम जो है 70,000 रुपये तक का अनुदान भी दिया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसके द्वारा अधिकतम अनुदान कितना दिया जाएगा, तो इसमें जो मैक्सिमम अनुदान है वो कितना दिया जाएगा, तो मैक्सिमम अनुदान 78,000 का दिया जाएगा। और ये जो 78,000 का अनुदान है वो कितने किलोवाट तक, तो या तो 3 किलोवाट या अधिक के लिए दिया जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना, 300 ध्यान रखना, 1 करोड़ ध्यान रखना और 78,000 जो है वो मैक्सिमम अनुदान दिया जाएगा। राजस्थान सरकार ने 5 लाख घरों को लक्ष्य रखा था और जिसमें से जो है हम काफ़ी पहुंच चुके हैं। तो इंडिया का पूछे तो 1 करोड़ और भाई राजस्थान का भी पूछ लें तो 5 लाख राजस्थान का भी ध्यान रख लेना। 5 लाख घर ये राजस्थान के लक्ष्य हैं। ये 2 योजनाएं हैं और ये वाली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी इसमें पूछा जा रहा है प्रश्न। और अभी रिसेंटली ही कल ही का करंट अफेयर में मैंने पढ़ाया था कि इसके तहत जो है 5 लाख आवेदनों को स्वीकृति जो है सरकारी बैंकों के द्वारा दी जा चुकी है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ऊर्जा के क्षेत्र की एक और महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, किसान मित्र ऊर्जा योजना, ये भी आपको ध्यान रखनी है, महत्वपूर्ण योजना है। लेकिन प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना इंपॉर्टेंट है, इस बार डेफिनेटली पूछे जाने की संभावना है। ये जो योजना है वो कृषि उपभोक्ताओं को दी जाएगी। कुछ नहीं है कि हर महीने 1,000 रुपये या अधिकतम 12,000 रुपये का आपके बिजली के बिल में अनुदान दिया जाएगा, ये इसमें किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला नहीं है, सिंपल योजना है कि जो कृषि उपभोक्ता हैं, कृषि उपभोक्ताओं को जो है को या तो 1,000 रुपये प्रति माह की बात कर लो या बोल दो कि मैक्सिमम 12,000 रुपये। हो ही गए ना भाई, 12 महीने होते हैं तो 12 महीने के 12,000 रुपये मैक्सिमम वार्षिक अनुदान दिया जाएगा। बिजली के बिल पर यह अनुदान दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके खाते में आ जाएंगे पैसे, तो बिजली के बिल में अनुदान दिया जाएगा। इसकी घोषणा जो है वो 2023-24 में एक घोषणा की गई थी कि उसमें जो बिजली है मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना है उसके साथ ही इसको मिला दिया गया है। तो अभी 2023-24 में इसे की बजट में इसे मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, मुख्यमंत्री
निःशुल्क बिजली योजना में, निःशुल्क बिजली योजना में मिला दिया गया है। बिजली योजना में इसका क्या कर दिया गया है, विलय कर दिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर वर्तमान में 2000 यूनिट प्रति माह का उपभोग करने वाले जो कृषि उपभोक्ता हैं उनको ये जून 2023 से दी जा रही है, तो जून 2023 के जो बिल है, ठीक है, जून 2023 से इसे एप्लीकेबल किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आपका जो उपभोग है वो 2000 यूनिट से ज़्यादा का है तो ऐसी स्थिति में जो पुरानी मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना है उसके तहत 1000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। लगभग 10 लाख जो कृषि उपभोक्ता हैं उनको इसका बेनिफिट मिला है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1000 वर्तमान में 2000 यूनिट प्रति माह तक के उपभोग करने पर कृषि उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली जो है वो जून 2023 से प्रदान की जा रही है। एक और योजना जैसे मैंने अभी बताई थी और उसका नाम क्या है, वो उसका नाम है मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना। ये भी आपको ध्यान रखनी है। और ये तो जो है कृषि उपभोक्ताओं को दी जाएगी, और जो मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना है, निःशुल्क बिजली योजना, ये किसके लिए है बिजली योजना, तो ये घरेलू जो लोग हैं उनके लिए है। तो दोनों में अंतर हो गया कि सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए, सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए, बिजली उपभोक्ताओं के लिए ये योजना है। और उनको किया क्या जाएगा भाई, इन्हें 100 यूनिट बिजली प्रति माह फ्री दी जाएगी। ठीक है, तो जो 100 यूनिट बिजली प्रति माह फ्री दी जाएगी, इसके तहत ये आपको ध्यान रखना है। और यदि इसके अतिरिक्त यदि उपभोक्ता का एक माह में 200 यूनिट का उपभोग हो जाता है तो 100 यूनिट के तो शुल्क, फीस और सरचार्ज वगैरह की भी छूट दी जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर भाई 200 यूनिट का कंजप्शन होता है, ठीक है, तो 200 यूनिट तक का अगर उपभोग हो जाता है तो उसमें तो क्या किया जाएगा, 100 यूनिट तो फ्री कर दी जाएगी। और जो 100 यूनिट है, ठीक है, तो जो बचा हुआ अतिरिक्त 100 यूनिट है उसमें छूट दी जाएगी। अतिरिक्त 100 यूनिट पर क्या क्या छूट दी जाएगी, तो क्या छूट दी जाएगी, एक तो वही जो फिक्स अमाउंट होता है ना विद्युत शुल्क, जो विद्युत शुल्क होता है कि भाई आप काम लो ना लो इतना तो आपको देना ही पड़ेगा, तो वो फिक्स चार्ज। इसके अलावा फिक्स चार्ज है एक, जैसे नगरीय कर होता है, नगरीय उपकर है, सरचार्ज, इनमें क्या दी जाएगी, छूट दी जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर ये हो जाए भैया 200 यूनिट से अधिक हो जाए प्लस उपभोग हो जाए तो क्या करेंगे भैया, ये तो 200 तक की 100 तो फ्री हो गए, 100 पे ये छूट दे दी। अगर 200 यूनिट से अधिक हो जाए तो क्या करेंगे, 100 वाली तो फ्री मिल जाएगी, बाकी सारे जो शुल्क है इसमें सभी शुल्क वहन करने पड़ेंगे, सभी शुल्क वहन करने पड़ेंगे। और 200 तक होती है तो भाई 100 में तो सारा मिल जाएगा, 100 में इनकी छूट मिल जाएगी। और 200 से ज़्यादा हो जाए तो पहली 100 तो मुफ्त, बाकी भैया भुगतो। और ये भी कब से है, तो ये भी जो है इसका बेनिफिट भी जो दिया जाएगा वो जून 2023 से ही दिया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है, क्योंकि यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कुसुम योजना हमने देखी, प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली सूर्य घर निःशुल्क बिजली योजना देखी, कि मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, इन सब के बारे में हमने बात की। और यहाँ से आपसे डेफिनेटली जो है प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अलावा कई सारी विद्युत पर जो उत्पादन परियोजनाएं हैं वो और संचालित की जा रही है पीपीपी मोड पर, जैसे अलवर और डीडवाना है, वहाँ पर पीपीपी मॉडल पर जो है कई सारे जो स्टेशंस हैं वो विकसित किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो बीकानेर सीकर है वहाँ पर प्रसारण लाइनें वगैरह भी यहाँ पर डेवलप की जारी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि लगातार जो सरकार है वो इस क्षेत्र में काम कर रही है। तो ये कई महत्वपूर्ण योजना थी। अब बात कर लेते हैं अक्षय ऊर्जा के बारे में। अक्षय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा क्या होती है, जिसका कभी भी क्षय नहीं होता। क्षय नहीं होता है, इसे कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे सौर ऊर्जा, जैसे आपकी पवन ऊर्जा, जैसे आपकी बायोमास ऊर्जा, जैसे बायोगैस ऊर्जा। तो ये सब क्या है, ये बेसिकली जो है आपकी
क्या है जी, ये आपकी अक्षय ऊर्जा है। और सबसे बड़ी बात कि राजस्थान जो है भारत में रिन्यूएबल एनर्जी या अक्षय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी बोलो या अक्षय ऊर्जा बोलो एक ही बात है, इसको आप नवीकरणीय ऊर्जा भी बोल सकते हो। यानी जिसके संसाधन असीमित हैं, जो कभी खत्म नहीं होगी, हवा बहना कभी खत्म नहीं होगा, पानी कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है, सूर्य की रोशनी कभी खत्म नहीं होगी। तो ये क्या है, अब असीमित भंडार है इनके। तो राजस्थान जो है नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में टॉप है, ठीक है, क्योंकि हम इसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इसके लिए हमारी जो एजेंसी है वो कौन सी है, तो हमारी एजेंसी है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, जो कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के लिए काम करती है। तो हम आप इसमें गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत भी लिख दो। और इसके लिए हमारे है राजस्थान राज्य अक्षय ऊर्जा निगम, अक्षय ऊर्जा निगम। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन, एनर्जी कॉरपोरेशन, ठीक है। और ये बेसिकली क्या है, ये राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उत्पादन के लिए एक नोडल एजेंसी है। और ये जो नोडल एजेंसी है वो किसके अंडर में काम करती है, ये आपको पता होना चाहिए, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। यह है नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन नोडल एजेंसी है। और नोडल एजेंसी होके काम क्या करती है, जो कि राज्य में गैर परंपरागत, राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के, और इन स्रोतों से क्या करती हैं, ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, ठीक है। स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन, से ऊर्जा उत्पादन का कार्य करते हैं। तो ये बेसिकली अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये जो एजेंसी है वो क्या काम करती है, तो ये एक तरीके से जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, जो अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं, उनसे ऊर्जा उत्पादन के लिए काम की जाती है। यह ऊर्जा दक्षता व ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भी एक राज्य नामित एजेंसी है, किसकी, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की। तो ये क्या है, ये ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की राज्य नामित एजेंसी है, राज्य नामित एजेंसी है, राज्य नामित एजेंसी है। और काम क्या करती है, ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देती है। तो ऊर्जा संरक्षण व ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के बारे में हमने यहाँ बहुत डिटेल से बात कर ली है। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या स्रोत हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, इन सब के बारे में एक एक करके। तो सबसे पहले बात शुरू कर लेते हैं सौर ऊर्जा की। देखो, सौर ऊर्जा की राजस्थान में बहुत सारी संभावनाएं हैं। संभावनाएं क्यों हैं, इस पे अगर हम चर्चा करें तो संभावनाएं यहाँ इसलिए हैं क्योंकि 325 दिन हमारे क्या रहते हैं, सौर दिवस रहते हैं। सौर दिवस मतलब भैया सूरज की जो रोशनी है वो हमारे यहाँ 365 में से 325 दिन दिखाई देती है। तो वार्षिक 325 से अधिक सौर दिवस हमारे यहाँ पाए जाते हैं। और क्या है, तो भाई हमारे यहाँ जो सौर विकिरण तीव्रता है, सौर विकिरण तीव्रता, इसकी यदि हम बात करें तो सौर विकिरण तीव्रता जो है वो कितनी है, वो है 6 से 7 किलोवाट घंटा, 6 से 7 किलोवाट घंटा। और क्या है जी, वर्ग मीटर, ठीक है, क्या है, वर्ग मीटर है और प्रतिदिन है, वर्ग मीटर प्रतिदिन है। तो वर्ग मीटर प्रतिदिन है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और क्या है कि हमारे यहाँ जो है बंजर और अनुपजाऊ भूमि की उपलब्धता है, बंजर व
अनुपजाऊ भूमि की उपलब्धता है, अनुपजाऊ भूमि की उपलब्धता है। और क्या है जी, और हमारे यहाँ जो है शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती है। तो शुष्क परिस्थितियाँ जो है हमारे यहाँ पाई जाती है। तो ये कई सारे कारण हैं जिनके कारण हमारे यहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन की जो संभावनाएं है वो बहुत ज़्यादा है। रेगिस्तानी भूमि है, हरित ऊर्जा का एक केंद्र बनता जा रहा है, और हमारी जो अनुमानित क्षमता है वो कितनी है। तो अगर हम बात करें राज्य में जो सौर ऊर्जा की अनुमानित क्षमता है, सौर ऊर्जा की अनुमानित क्षमता है वो कितनी है कि भाई कितनी ऊर्जा का हो सकता है, तो वो ध्यान रखना 142 गीगावाट है। और ये किसने बताया, ये नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा बोला गया है। उसकी रिपोर्ट में बोला गया है कि 142 गीगावाट हमारी क्या है, अनुमानित क्षमता है किसकी, सौर ऊर्जा की। ठीक है, एकीकृत ऊर्जा नीति अभी सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी पिछले साल, उसको भी आप देखना। एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी नीति 2024, और इसमें भी कई लक्ष्य रखे गए थे। और इस नीति के अकॉर्डिंग जो लक्ष्य है कि 2030 तक हम 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य प्रदान करने में योगदान देंगे। तो इसमें ये रखा गया था कि जो राष्ट्रीय लक्ष्य है, और राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है, वो है किसका, कि 500 गीगावाट का। 500 गीगावाट में हम क्या देंगे, राजस्थान भी अपना योगदान देगा। और ये जो लक्ष्य है वो 2030 तक के लिए है। तो 2030 तक का जो राष्ट्रीय लक्ष्य है 500 गीगावाट, उसमें राजस्थान भी अपना योगदान देने वाला है। अगर हम राज्य की बात करें तो हमारे यहाँ रूफटॉप संयंत्र या ऑफ ग्रिड संयंत्रों के अलावा जो है वो 22,696 मेगावाट क्षमता के क्या हैं, जो है प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है या स्थापित हो चुके हैं। तो हमारे यहाँ रूफटॉप, राज्य में रूफटॉप ऑफ ग्रिड, ठीक है, ऑफ ग्रिड मतलब जो कि ग्रिड से जुड़े हुए नहीं हैं, वह संयंत्रों की स्थापना हो चुकी है। और ये जो संयंत्र है जिनकी स्थापना हुई है उनकी कैपेसिटी कितनी है, तो उनकी कैपेसिटी कितनी है, उनकी कैपेसिटी है 22,676 मेगावाट के हैं। और ये कब तक है, ये दिसंबर 2024 तक का डेटा आपसे पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है कि इतनी कैपेसिटी के जो है सौर ऊर्जा जो संयंत्र हैं वो यहाँ पर स्थापित हो चुके हैं। तो सौर ऊर्जा संयंत्र जो है यहाँ पर स्थापित किए जा चुके हैं राजस्थान में। और इस नीति के हिसाब से 2029-30 तक 115 गीगावाट हम नवीकरणीय ऊर्जा और 10 गीगावाट जो है ऊर्जा भंडारण क्षमता भी स्थापित करेंगे, ये भी लक्ष्य रखा गया है। एक मिनट, थोड़ा सा ऊपर ले लें। और इसी नीति के तहत क्या किया गया है, तो इसी नीति के तहत एक लक्ष्य राजस्थान का भी रखा गया। राजस्थान का लक्ष्य क्या है कि 2029-30 तक जो है हम 115 गीगावाट, ठीक है, यहाँ तो 500 गीगावाट है, 115 गीगावाट की क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की हमने लक्ष्य रखा है। और साथ में किसका रखा है भाई, हमने भंडारण का भी लक्ष्य रखा है, 10 गीगावाट ऊर्जा भंडारण क्षमता का भी लक्ष्य रखा है। तो 2029-30 तक 10 गीगावाट ऊर्जा भंडारण क्षमता का भी लक्ष्य रखा है, ऊर्जा भंडारण क्षमता का भी हमने लक्ष्य रखा है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये आपकी जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये दोनों डेटा आपको याद रखने हैं। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, बाकी तो कॉमन है, आपको याद ही है, पिछले 2-3 इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है। लेकिन इस बार वाले सर्वे में 2025 है
ये इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी है उसका अलग से ध्यान दिया गया है। फिर हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान में कितने सोलर पार्क हैं, यहाँ से भी अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो सोलर पार्क या मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट परियोजना जो है या जो सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी भी स्थापना की गई है, और इनकी जो स्थापना है वो कौन करता है, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी पार्क नीति के तहत किए जाते हैं, और इसके लिए जो है कई सारी संस्थाएं काम करती हैं। और सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ सोलर पार्क है वो है भड़ला सोलर पार्क, भड़ला सोलर पार्क। और भड़ला सोलर पार्क जो है अक्सर इसकी कैपेसिटी से प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कई एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो 2245 मेगावाट क्षमता का ये है, और इसके जो है कुल क्या है 4 फेज़ हैं, तो चारों फेज़ भी आपको ध्यान रखने हैं। तो यहाँ से अक्सर जो है प्रश्न पूछा जाता है, भड़ला को आप ध्यान रखना। और भड़ला है कहाँ पर, तो भड़ला जो है ये जोधपुर में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके जो फेज़ है उनकी बात कर लेते हैं, प्रथम फेज़ की। और जो प्रथम फेज़ है उसकी हम कैपेसिटी की बात करें तो उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो 65 मेगावाट है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो कंपनी है वो है राजस्थान सोलर पार्क। देखो ये जो है कंपनी है जो कि इसको डेवलप कर रही है, तो सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कंपनी जो है वो RHEECL की जो है एक सहयोगी इकाई है, तो RRECL भी आपको ध्यान रखना है, इसकी क्या है ये एक इकाई है। दूसरा फेज़ की हम बात करते हैं, तो दूसरा जो फेज़ है वो कितनी कैपेसिटी का है, तो ये भाई 680 मेगावाट की कैपेसिटी का। इसे कौन डेवलप कर रहा है, तो इसको भी कौन डेवलप कर रहा है, तो राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा विकसित किया जा रहा है। तीसरा आपको ध्यान रखना है, तीसरा जो है वो कितनी कैपेसिटी का है, तो तीसरा जो फेज़ है वो है आपका 1000 मेगावाट की कैपेसिटी का, और इसे डेवलप कर रहा है IL एंड कौन सी कंपनी, FS एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी। तो IL एंड FS जो कंपनी है वो इसको क्या कर रही है, डेवलप कर रही है। SF एनर्जी कंपनी के द्वारा ये क्या किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। और साथ में इसके कौन है, तो इसमें सरकार की एक कंपनी है सौर्य ऊर्जा कंपनी, वो भी इसको डेवलप कर रही है, तो कंपनी है सौर्य ऊर्जा कंपनी। ये दोनों कंपनी संयुक्त रूप से इसे क्या कर रही है, डेवलप कर रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा फेज़। चौथे फेज़ की बात करें तो चौथा जो फेज़ है वो चतुर्थ फेज़ जो है वो जो है कितने का है, तो इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, वो 500 मेगावाट है, तो 500 मेगावाट आपको ध्यान रखना है। और इसे डेवलप कौन कर रहा है, तो इसे अडानी ग्रुप का द्वारा डेवलप किया जा रहा है। तो मैसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी लिमिटेड के द्वारा इसे डेवलप किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और अडानी रिन्यूएबल एनर्जी में कौन है, तो 2 कंपनियों का जॉइंट वेंचर है, एक तो अडानी ग्रुप है और एक कौन है भाई, सरकार है। तो सरकार और जो है ये किसका है, अडानी और सरकार का जो है एक जॉइंट वेंचर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको भड़ला सोलर पार्क के चारों जो फेज़ हैं वो यहाँ पर पता होने चाहिए, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। एक जो पार्क है वो फलोदी पोकरण में बन रहा है, तो फलोदी पोकरण सोलर पार्क, ठीक है। और ऐसे जो है उनमें क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि इसकी कैपेसिटी की कौन सी है और कंपनी कौन सी है, ठीक है। तो 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि इसकी कैपेसिटी है 750 मेगावाट की, और इसमें जो कंपनी है वो है एसल, कौन सी है,
एसएल कंपनी है, तो एसएल के साथ कौन है, इन राजस्थान की कंपनी है एसएल सौर्य ऊर्जा कंपनी, सौर्य ऊर्जा कंपनी है, यानी दोनों का एक जॉइंट वेंचर यहाँ पर बनाया गया है। तो पोखरण फलोदी को भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर आपको ध्यान रखना है फतेहगढ़, और फतेहगढ़ कहाँ पर है, तो फतेहगढ़ जैसलमेर में है, फतेहगढ़, और फतेहगढ़ कहाँ पर है, जैसलमेर में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी क्या है, एक सोलर पार्क है, और इसकी जो क्षमता है वो कितनी है, तो ये जो क्षमता है वो है 1500 मेगावाट, और इसको बनाया कौन रहा है, तो अडानी रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन, रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी जो है उसके द्वारा इसे विकसित किया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान फिर रखना है। नोक, और नोक कहाँ है जी, जैसलमेर में है नोक, ठीक है, और नोक कहाँ पर है, जैसलमेर में है, तो ये यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। नोक जो है उसके लिए, और इसको डेवलप कौन कर रहा है, कितनी कैपेसिटी है, तो 925 मेगावाट की कैपेसिटी है, और कंपनी है राजस्थान सोलर ऊर्जा डेवलपमेंट कंपनी। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। एक है पुगल, और पुगल कहाँ पर है, तो बीकानेर में है, तो पुगल भी आपको ध्यान रखना है। पुगल कहाँ पर है, पुगल बीकानेर में है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, तो 2450 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है, ये आपको ध्यान रखना है। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मोदी जी खुद आए थे, 3 चरणों में इसको विकसित किया जाएगा। कौन करेगा, राजस्थान सोलर पार्क कंपनी है वो करेगी इसको विकसित। कितने चरणों में करेगी भाई, 3 चरण में इसको विकसित किया जाएगा। तो 3 चरण में इसका क्या होगा जी, विकास होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2 चरणों में 1-1000 मेगावाट के, और तीसरे चरणों में जो है 450 मेगावाट की ये जो है डेवलप की जाएगी। फिर आपको ध्यान रखना है बोडाना, और बोडाना कहाँ पर है ये पूछा जा सकता है, बोडाना सोलर पार्क, और बोडाना सोलर पार्क जो है वो कहाँ पर है, तो ये है जैसलमेर में। बोडाना सोलर पार्क कहाँ है, जैसलमेर में है। और अगर भाई पूछ ले कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो कैपेसिटी ध्यान रख लेना, मात्र 2000 मेगावाट कैपेसिटी का है। तो मात्र 2000 मेगावाट कैपेसिटी का ये जो पार्क है, इसे डेवलप कौन कर रहा है, वही राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी कर रही है, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी इसे क्या कर रही है, डेवलप कर रही है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कई महत्वपूर्ण क्या है, आपके इम्पॉर्टेंट जो है सोलर पार्क है, जहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर हम बात कर लेते हैं पवन ऊर्जा की, क्योंकि पवन ऊर्जा से भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। पवन ऊर्जा की हम बात करें तो पवन जो चलती है उसे टरबाइन में घुमा के ऊर्जा का विकास किया जाता है। और अगर हम बात करें कि राज्य में पवन ऊर्जा की जो क्षमता है वो कितनी है, तो राजस्थान में या राज्य में 150 मीटर की ऊंचाई पर पवन ऊर्जा की अनुमानित क्षमता, तो ये 150 मीटर की ऊंचाई पर जो पवन चल रही है उसके अकॉर्डिंग जो अनुमानित क्षमता है वो कितनी है, तो वो कितनी है, वो है आपकी 282 गीगावाट, 284 गीगावाट है। और ये किसने बताया, ये एक इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एंड एनर्जी है, उसके द्वारा बोला गया है। दिसंबर 2024 तक हमारे यहाँ जो है 5209 मेगावाट के जो है पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। तो राज्य में दिसंबर 2024 तक राज्य में कुल पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। तो इनकी जो क्षमता है वो कितनी है, वो आपको ध्यान रखना है। तो भाई 5209 मेगावाट की क्षमता के जो है पवन ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में स्थापित हो चुके हैं। और अगर हम बात करें दिसंबर 2024 तक 1690 मेगावाट हाइब्रिड क्षमता वाली ऊर्जाएं भी इसमें शामिल की गई है, जिसमें 867 जो है पवन ऊर्जा की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें तो ये 2 डेटा आपको ध्यान रखने हैं। बायोमास ऊर्जा
और देखो बायोमास ऊर्जा में से मेंस में भी प्रश्न पूछ लिया था कि इसके स्रोत क्या हैं। ठीक है, ये क्या है, एक क्लीन एनर्जी का सोर्स है और क्लीन एनर्जी सोर्स होने के कारण इसके स्रोत पूछे गए थे। तो स्रोत में इकोनॉमिक सर्वे में पिछले 4 साल से यही लिखा हुआ रहा है, सरसों की तूड़ी और विलायती बबूल, वह विलायती बबूल। और ये लगभग 5 इकोनॉमिक सर्वे से जो है यही लिखा हुआ आ रहा है। इसी लाइन से सीधा मेंस में आपसे प्रश्न पूछ लिया गया। और अगर बोले कि कितने संयंत्र स्थापित किए गए तो 14 संयंत्र हैं और 128 गीगावाट के हैं, मेगावाट के हैं। ठीक है, तो राज्य में 14 बायोमास संयंत्र स्थापित किए गए हैं जिनकी क्षमता कितनी है, 128.45 मेगावाट है। तो कुल 14 बायोमास संयंत्र स्थापित है जिनकी क्षमता कितनी है, 128.45 मेगावाट है। उन्होंने थोड़ा सा अलग कर दिया, पहले इन्होंने 12 दिए थे, अब इस बार दे दिए 14 और 2 में से बोला 2 बंद है। ठीक है, और इनमें से जो 2 संयंत्र हैं वो क्या है, बंद है। तो सरकार भी पता नहीं कैसे डेटा घुमा के देती है। पहली बार दिया था 12 बायोमास संयंत्र हैं, कितने के हैं, तो उसमें थे 100 मेगावाट के। अब इन्होंने क्या किया भाई, 14 हैं, 2 बंद है, और 2 बंद है वो कितने कैपेसिटी के हैं, वो जो है वो 28 मेगावाट क्षमता के हैं। तो बात तो वही हो गई कि 100 मेगावाट के जो है इफेक्टिवली चालू है, 2 जो है बंद है। कब से बंद है, 2012 से बंद है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये कैपेसिटी आपको पता होनी चाहिए, कितने संयंत्र है ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा वर्तमान में 105.40 मेगावाट के 8 बायो संयंत्र की स्थापना का कार्य प्रगति पर भी है। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना कि 8 बायोमास संयंत्र और जिनकी कैपेसिटी कितनी है, 105 मेगावाट है। ठीक है, यह कैपेसिटी बहुत ध्यान रखना क्योंकि यहीं से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। 105.40 मेगावाट के जो बायोमास संयंत्र हैं उनका कार्य प्रगति पर है, भाई अभी चल रहे हैं। हो सकता है इकोनॉमिक सर्वे अगले में आपको देखने को मिले, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक नीति आई थी 29 सितंबर 2023 को, बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति 2023। ठीक है, तो ये भी यहाँ ध्यान रखना है कि बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति, यानी वेस्ट जो चीज़ें होती हैं उनसे हम क्या बनाएंगे, बायोमास बनाएंगे। और इसकी डेट स्पेशली दी हुई है, तो हो सकता है पूछी जाए क्योंकि एक लाइन में डेट दी गई है 29 सितंबर 2023। तो 29 सितंबर 2023 को नीति आई थी। तो आप मान लीजिए कई बार एक लाइन में अगर क्वेश्चन बनाना हो ना, तो एग्जामिनर यहाँ पर क्वेश्चन बना सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट जो है वो है ग्रीन एनर्जी या ग्रीन हाइड्रोजन, और ये इसी बार के इकोनॉमिक सर्वे में है, पिछले किसी भी इकोनॉमिक सर्वे में इसका रेफरेंस नहीं था ग्रीन एनर्जी के बारे में। और ग्रीन एनर्जी जो है उसमें हमने जो एकीकृत ऊर्जा नीति थी, एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, और ये नीति कब की है, 2024 की है। और आपको पता है इससे दबादम क्वेश्चन पूछ लिए थे RS प्री में। ठीक है, इसमें लक्ष्य क्या था, इसमें लक्ष्य रखा है कि 2030 तक हम 200 किलो टन प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन उत्पादन करेंगे। तो इसमें लक्ष्य रखा है इस नीति में कि 2030 तक हम 200 किलोवाट टन, देखो इसका आप यूनिट भी याद रखना, किलो टन। ठीक है, क्या है, किलो टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेंगे। तो आपको ये डेटा विशेष रूप से ध्यान रखना है, किसी भी इकोनॉमिक सर्वे में अब तक नहीं दिया गया है, तो आपसे पूछा जा सकता है। और पहले 500 मतलब किलो टन जो है KTPA
ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का ट्रांसमिशन और बिलिंग शुल्क पर भी 50% की छूट दी जाएगी। और राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं को समर्थन देने के लिए 70,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता पहले से ही हमने क्या कर रखी है, रजिस्टर्ड कर रखी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम। ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम में कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता के क्रियान्वयन के लिए जो एजेंसी है वही है राजस्थान राज्य अक्षय ऊर्जा निगम, जो क्या करती है, ऊर्जा दक्ष जो उपकरण है या जो ऊर्जा को बचाने वाली जो तकनीक है उनको प्रोत्साहित करती है। ऊर्जा संरक्षण, इसमें पहले एक और फैक्ट दिया हुआ था कि 14 दिसंबर को जो है ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये पिछले इकोनॉमिक सर्वे में जो था फैक्ट था, बट अब इकोनॉमिक सर्वे में वो फैक्ट हटा दिया गया है और उससे प्री में प्रश्न भी पूछा गया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।